तो देखो, अब मैंने तुम्हें ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आवर्त बता दिए। 7 आवर्त होते हैं। पहला आवर्त तो हाइड्रोजन से हीलियम तक का होता है। दूसरा आवर्त होता है लिथियम से अपना होता है नियॉन तक का, है ना। नियॉन तक का 3 से 11 तक का, वो 10 तक का, सॉरी, है ना। फिर मैंने तुम्हें क्या बताया कि 2, इसमें तो 2 आएगा अंतर। फिर लिथियम, फिर देखो है ली ना की रब से और फरियाद। अब देखो 2 फिर 8 यानी 11, है ना। और फिर इधर अंतर आएगा अपना किसका, 11, 8 फिर 18, 11 और 8 19, फिर 19 इधर अंतर आएगा अपना 8 का, इधर अंतर आएगा अपना 18 का की रब, है ना। आरबी में आएगा 18 का अंतर। इसमें 18 का अंतर आएगा तो क्या आएगा अपना 37, इसमें 55 और इसमें 87। इसमें फिर 18 का अंतर आएगा, फिर आएगा अपना यहाँ 32 का, किसका, अ- 18 और 14 कितने होते हैं, 32 का अंतर आएगा, है ना। फिर ऐसे है हरभजन, नेहरा, आगर, है ना, कर, जीरो, है ना, रन और आउट, आउट या UUO, है ना। इसका हो जाएगा 2। फिर इसमें देखो 8 का अंतर, फिर 8 का अंतर, फिर इधर किसका अंतर आएगा, देखो 2 10 18, 18 के बाद डायरेक्ट आता है अपना फिर 36, फिर 18 का अंतर, है ना। और इधर 18 का अंतर, फिर 18 36 36 18 36 38 54 और फिर इधर 32 का अंतर और इधर 32 का अंतर। किधर इतने 54 के बाद कितना आएगा, 32 और जोड़ेंगे जब कितना आएगा 86 और 118। ये देखो इस लाइन में तो अपने 2 से अंतर स्टार्ट होता है क्योंकि लिथियम के बाद ये तत्व आता है ना, इसलिए 2 8 8 18 18 32। फिर इसमें 2 का नहीं आता, इसमें 8 8 18 18 32 32। तो देखो 2 वाला अंतर सिर्फ एक ही फर्स्ट लाइन में आता है, आगे की लाइनों में नहीं आता, है ना। और एक उसमें आता है बेरिलियम वाली में, है ना, उसमें, हाँ, उसके बाद नहीं आता, है ना। तो देखो ऊर्जा का क्रम भी बता दिया तुम्हें मैंने कि N+L नियम से बढ़ना है ना। N+L नियम से बढ़ना है, ये तुम्हें मैंने सिखा दिया, है ना। फिर तुम्हें तत्व की संख्या निकालना सिखा दिया। फिर तुम्हें मैंने वर्ग बता दिए कि कौन सा क्या होता है, वो वर्ग तुम्हें ये ऐसे कि ऐसे ही याद रखने हैं, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। अब मैंने तुम्हें अब उपकोषों के बारे में बात करेंगे अपन, टाइप ऑफ सेल, उपकोष के बारे में बात करेंगे। फिर बोहर बॉरी क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो उपकोषों के बारे में बात कर लेते हैं अपन। अब देखो जो आवर्त सारणी होती है ना, आवर्त सारणी में अपन पढ़ते हैं बाह्य कोश, है ना। देखो कोश उपकोष अलग अलग बातें होती हैं। ये बातें मुझे लगता है शायद मैंने बता दी हैं, लेकिन मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। देखो कोश और उपकोष दोनों अलग अलग बातें होती हैं, ठीक है। मैं तुम्हें ये सब चीज़ें एक चीज़ से समझाता हूँ। कैसे समझाता हूँ इसको, अब मैं तुम्हें एक चीज़, इसको मैं ले रहा हूँ तुम्हें पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम का मैं परमाणु क्रमांक लिख रहा हूँ। तो इसमें देखो लिखने का तरीका, पोटेशियम कितने पे है, 19 पे। तो देखो इसका लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2, है ना। अब 3s2 के बाद आता है 3d, नहीं 3s2, अरे ऐसे ही लिखते हैं ना, मैं खुद भूल गया यार। कॉन्फ़िगरेशन लिखना खुद ही भूल गया। है ना, 3s2 और 3p, इसमें आएगा 3p। देखो 3p6, 2 और 2 4, 2 6 4 10, 2 12 1 18 और इधर आएगा 4s1, है ना। इसमें इतना है 19, है ना। अब मैं तुम्हें बताऊं, देखो जहाँ जहाँ 1 आ रहा है 1s2, है ना, 2s2 2p6
3s2 3p6 3 है ना 4 ये 1 2 3 4 ये तो क्या है कोश, क्या है कोश। ये यानी पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश, चौथा कोश, पांचवा कोश। और इसको कैसे लिखते हैं साइंस की भाषा में, KLMNO ऐसे कोश होते हैं। ये क्या होते हैं कोश। एक कोश के अंदर होते हैं उपकोश। जैसे पहले कोश में सिर्फ एक उपकोश है, कौन सा एस वाला, कौन सा एस उपकोश है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक उपकोश है, कौन सा एस वाला। दूसरे कोश में यानी दूसरे कोश में दो उपकोश हैं, एस और पी, दो उपकोश हैं, ठीक है, दो उपकोश हैं। तीसरे कोश में दो उपकोश हैं, 3s 3p और एक 3d भी होता है, ये भी इसी कोश में आता है ना। तो इसके तीसरे कोश के अंदर तीन उपकोश हैं, चौथे कोश के अंदर आता है 4s, है ना 4s। इसमें ये क्या है, ये 4s के अंदर इसमें s भी आता है, p भी आता है ना, और d भी आता है और f भी आता है, 4f भी होता है। ठीक है। तो ऐसे एक कोश के अंदर उपकोश होते हैं। उपकोश कौन कौन से हैं, ऐसे अपना पी है, अपना डी है, अपना एफ है, अपना ये चार उपकोश हैं। क्या है भाई उपकोश, है ना। तो देखो, है ना, तो अब मेरी बात समझो, क्या है ना। तो अब अपन बात करें, तो अगर अपन कहें कि देखो अब अपन उपकोश समझ गए और कोश समझ गए, अब मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ। देखो बातें ये हैं कि अब तुम्हें कोश उपकोश समझ आ गया ना। तो कोश कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक परमाणु क्रमांक मैंने तुम्हें लिख के देता हूँ, कोई भी परमाणु क्रमांक लिख लेते हैं। जैसे अपन परमाणु क्रमांक लिख लेते हैं, किसका लिखें यार, यही ले लो। देखो पोटेशियम वाला मैंने सिखा दिया है तो तुम्हें 19। ये क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1, है ना। देखो जो 3d कक्षक होता है ना, इसकी ऊर्जा ज्यादा होती है किससे, 4s से, किससे 4s से। अब ये देखो ये जो कोश है ना, ऊर्जा के क्रम पे लिखे हुए हैं, किस पे लिखे हुए हैं, ऊर्जा के क्रम पे। जो कोश सबसे ज्यादा नजीक है, जैसे अब मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, पोटेशियम का नाभिक ये रहा, इसका पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश और चौथा कोश, ठीक है, ये चार कोश है ना। अब इस पहले कोश में सिर्फ एक उपकोश है, दूसरे कोश में दो उपकोश है ना, दो, तीसरे कोश में तीन है, दो, है ना। और अब इस तीसरे कोश का एक और उपकोश होता है और वो होता है ये वाला 3D कोश। अब ये 3D कोश की ऊर्जा है ना, ये जो 4s कोश है ना, 4s कोश, ये 4 देखो, ये पहला कोश था अपना, है ना, पहला, ये दूसरे के दो हैं, ये तीसरे के तीन और एक चौथा है, ये है 3D वाला, है ना। ये है 3p, ये है ना 3s, है ना 3s। इसमें एक ये इसको रहने दो, 3s 3p और 3d तीन ही होते हैं इसके अंदर, है ना। 3s 3p 3d 4, चार तो 4f में हो जाएंगे ना, चार ही तो कोश है, s p d और f। अब तीन तो हैं, ये तीन तो मैंने एक ज्यादा बना दिया था इस लाइन को। अब इसका जो बाह्यतम कोश है ना इस त्रिकक्षक का, वो है 3d। ये 3d की ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, ये बहुत बाहर होता है। अब ये इसकी ऊर्जा, है ना, इसकी ऊर्जा इस 4s के लगभग बराबर में होती है। तो ये दोनों में से ये वाला कोश है ना अंदर आ जाता है, अंदर ऐसे, और ये वाला बाहर रह जाता है। तो इस वजह से जो अपन जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं ना, उसमें पहले 4s कक्षक को भरते हैं, फिर 3d को भरते हैं। समझ आई बातें, पहले 4f को भरा जाता है, फिर 3d को। ऐसे ही पहले 5f को भरा जाएगा, 5s को भरा जाएगा, फिर 4d को भरा जाएगा। ऐसे ही 6s को भरा जाएगा, फिर 5d को भरा जाएगा। मतलब जो d वाला है उसको बाद में भरा जाता है, इसलिए तो इसे n-1 डी कॉन्फ़िगरेशन में लिखते हैं।
3 4 से 1 कम, 4 से n की वैल्यू क्या है 4, 4 से 1 कम d में बढ़ाना आता है बाद में, समझ आए। और f के लिए 2 चलते हैं n-2 d, ये f 3 और 4s और 4p के बाद बढ़ाना आता है, ऐसे n-2 चलता है, ये अपन सीखेंगे बाद में, है ना। तो अब ये तुम्हें समझ आया, है ना। तो अब देखो मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ, तो तुम्हें अब कोश समझ आए। देखो अब मेरी बात समझो, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कितने कोश है टोटल। देखो इसमें 1 कोश, 2 कोश, 3 कोश और ये चौथा कोश, 4 कोश है। तो पोटेशियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कितने कोश हैं, 4 कोश हैं। कितने हैं, 4 कोश। अब इसमें से अंतिम कोश हमेशा क्या होता है, संयोजी कोश होता है। यानी अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन है ना, इसके इलेक्ट्रॉन यही यानी इलेक्ट्रॉन के बंधन में, संयोजन में भूमिका निभाते हैं। तो इसलिए इसे जो अंतिम कोश है उसे कहा जाता है क्या, अंतिम कोश को क्या कहा जाता है, संयोजी कोश। तो इसमें संयोजी कोश क्या है, संयोजी कोश कौन सा है, 4 वाला। अब इस 4 में कितने उपकोष हैं, सिर्फ एक ही उपकोष में इलेक्ट्रॉन आ रहा है 4f में। तो अपन अब संयोजी कोश किसको कहेंगे, अपन 4s1 को, 4s को, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, संयोजी कोश में सिर्फ एक, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, सिर्फ एक। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, एक। अब ये संयोजी इलेक्ट्रॉन ही इस बंध बनाने में भाग लेते हैं, इसलिए तो देखो ये क्षार धातु हैं, क्षार धातुओं की वो क्या होती है, संयोजी बैलेंसी कितनी होती है, +1, ये 1। और क्षारीय मृदा धातुओं की +2 हमेशा फिक्स होती है इनकी। वो क्यों, क्योंकि इसके संयोजी कोश में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से। ये समझ आया। अब देखो अगला, देखो इसका जो संयोजी कोश के एक कोश अंदर, संयोजी कोश के एक कोश अंदर को क्या कहते हैं, उपांत्य कोश। क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, उपांत कोश। क्या कहते हैं, उपांत्य कोश, ठीक है। संयोजी कोश कौन सा होता है, एन, ये जो अधिकतम वैल्यू वाला। अब इसमें 3D बाद में बनाना था, है ना, 3D। तो वो उपांत्य कोश नहीं होता, वो मतलब वो संयोजी कोश नहीं है, 3D संयोजी कोश नहीं होता है, 4f होता है, 4s होता है, समझे। तो देखो उपांत्य कोश कौन सा होगा, ये वाला कोश जो एक कोश अंदर है, यानी n की वैल्यू अधिकतम क्या है यहाँ 4, 4 से 1 कम, मतलब 3, 3 वाले कौन सा है, उपांत्य कोश। कौन से हैं, उपांत्य अंदर वाले। उपांत्य कोश कौन सा है, 3s और 3p, ये उपांत्य कोश है। उपांत्य कोश में कितने उपकोश हैं, 2, एक s एक p, 2 उपकोश है, ठीक है। अब उपांत्य कोश में कितने उपांत्य इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उपांत्य इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, उपांत्य जो इलेक्ट्रॉन है वो है अपने, देखो कितने हैं, 2 और 6, 8, कितने हैं, 8। अब देखो अगला देखो, उपांत्य हो गया, उपांत्य के बाद में एक और कोश होता है, उसे कहते हैं उपांत्य कोश। मतलब n की जो अधिकतम मान है उसमें से 2 हटा दो, कितने, 2, क्या से 2 घटा दो, तो n की अधिकतम वैल्यू यहाँ कितनी है, 4, 4 में से 2 गया। इस पोटेशियम के लिए बात कर रहे हैं, तो कितना बचा, 2। तो दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला है उपांत्य कोश। दूसरा वाला क्या है भाई, उपांत्य कोश। अब दूसरा वाला है जो अपना उपांत्य कोश है, तो उसमें कितने हैं, देखो उपांत्य कोश, ये इसमें क्या है, 2s और 2p है, कितने, 2p। और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो टोटल कितने हैं, 2 और 6, 8। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8। इसमें कितने उपकोश हैं, 2 उपकोश हैं, है ना। अब देखो जो अब एक और होता है कर्नेल कोश। क्या होता है, कर्नेल कोश, क्या होता है, कर्नेल कोश। अब कर्नेल कोश क्या होता है, संयोजी कोश है ना, उसे छोड़ दो, संयोजी कोश के माने बाह्यतम कोश, संयोजी कोश को छोड़ के सभी आंतरिक कोश कर्नेल कोश कहलाते हैं। तो इसमें कर्नेल कोश क्या होगा, इसमें कर्नेल कोश होंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब 4s को नहीं काउंट करना क्योंकि ये संयोजी कोश है, संयोजी कोश को छोड़ के सारे क्या होते हैं, कर्नेल कोश। ये अपन अब सीख गए, है ना, ये सब कुछ करना सीख गए ना अपन। तो अब आते हैं अपन बोहर-बॉरी क्लासिफिकेशन। अब बोहर-बॉरी ने जो क्लासिफिकेशन दिया ना, उस क्लासिफिकेशन को उसने कैसे दिया वो समझो पहले तो। देखो यहाँ से यहाँ तक कि इनसे क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि ये 10वीं क्लास की बातें हैं, ठीक है।
इनसे क्वेश्चन नहीं आता है, इनसे जरूर आ जाता है। उपांत्य कोश, उपोपांत्य कोश, इनसे क्वेश्चन आ जाता है। देखो बोहर बोरी क्लासिफिकेशन, देखो ये क्या है, बोहर बरी क्लासिफिकेशन। देखो बोहर बोरी वैज्ञानिक था, इसने क्या किया, इसने जो अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन आता है ना, अंतिम कोश में जैसे बोलते हैं कि अपन अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में जा रहा है, पी कक्षक में जा रहा है, डी कक्षक में जा रहा है ना, एफ कक्षक में जा रहा है। देखो जो उपकोश होते हैं उनको कक्षक कहते हैं, क्या कहते हैं, कक्षक। तो किस कक्षक में जा रहा है उसके आधार पर इसने इस वर्गीकरण दिया। अब देखो इसने क्या किया, अगर कोई इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में जा रहा है तो उसे एस ब्लॉक कह दिया, है ना, ठीक है। तो अब देखो एस ब्लॉक, अब एस ब्लॉक अपने पास कितने हैं भाई, एस ब्लॉक में दो ही वो आते हैं, क्या वर्ग, एक तो अपना क्षार धातुओं वाला वर्ग, एक क्षारीय मृदा धातु वाला वर्ग, है ना। तो पहला है अपना एस ब्लॉक। तो देखो एस ब्लॉक में एक तो है हेलिना की रब से और फरियाद। एक अपना कौन सा है भाई, एक अपना है एस कोश में एक आता है अपना बेटा मांगे कार स्कूटर, है ना, सी आता है कार स्कूटर, बाप रोए राजी, बाप राजी, है ना, राजी, ठीक है। अब मेरी बात समझो, इसमें एक और तत्व वो शामिल किया जाता है, वो होता है हीलियम। क्यों, क्योंकि हीलियम इसी कोश का हिस्सा है, ठीक है, क्योंकि हीलियम में भी एस कक्षक ही होता है। अब हीलियम को रखते कहाँ है अपन, हीलियम को रखा जाता है कहाँ पर, इधर इधर ये पी ब्लॉक में, कहाँ रखा जाता है, पी ब्लॉक में। पर हीलियम के पास सिर्फ एक एस कक्षक होता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, देखो दो में कौन सा आता है, 1s2 कक्षक है इसमें बस। तो ये इसका स्थान यहाँ है हकीकत में, पर इसके गुणधर्मों के आधार पर हीलियम को यहाँ रखा जाता है, क्योंकि इसके गुणधर्म आइडियल गैस की तरह व्यवहार करते हैं, तो इसलिए इसे यहाँ रखा जाता है, क्योंकि ये एक धातु भी नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। तो ये समझ में आई बात है तुम्हें। अब देखो मेरी बात समझो, अब मैं बात बताता हूँ तुम्हें। जो ये कक्षक है इसको तो कहते हैं अपन रोमन भाषा में फर्स्ट ए, और ये है अपना सेकंड ए, ठीक है। अब थर्ड से बी स्टार्ट होता है ना, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सेवन्थ बी और सेवन्थ, और फिर एट्थ में 3 आते हैं, ऐसे तुम्हें याद होना चाहिए ये सब चीज़ें, तो पहले ही बता चुका हूँ मैं, है ना। तो देखो अब इसमें देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये क्या है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, हीलियम, है ना, ये क्या है, बेरिलियम, ये मैग्नीशियम, ये कैल्शियम, ये स्ट्रांसियम, ये बी ए क्या होता है मुझे याद नहीं है, और इसका है रेडियम, ये इन दोनों का नाम याद नहीं है ना, ऐसे काम के भी नहीं है ये अपने, है ना, काम के तो यही है अपने, और ये ऊपर के, है ना, ये कहाँ तक के कैल्शियम के, स्ट्रांसियम भी काम नहीं आता। अब देखो इसका परमाणु क्रमांक आता है ना अपन को, इसका 1 होता है, फिर मैंने क्या बोला 2, 3, फिर 8, क्या 11, फिर 8 कितना 19, फिर 18 कितना 18, है ना, ऐसे इनके परमाणु क्रमांक हो जाएंगे, इससे के 2, फिर सीधा 8, 2, है ना, फिर 8, 8 नहीं 10, फिर एक बार और 8, 18, है ना, 18 क्यों, अरे यार इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, सॉरी इसका 5, इसका 20, है ना, ऐसे इनका तो ये तो बगल के ही है ना, बिल्कुल कहाँ पहुँचा दी है मैंने गाड़ी, है ना। तो देखो मेरी बात समझो, अब ये तत्व हो गए, है ना, ये तुम्हारा हाइड्रोजन है, ये लिथियम है। देखो हाइड्रोजन एस ब्लॉक के फर्स्ट एक में, इनको कहते हैं क्षार धातुएं, क्या कहा जाता है, क्षार धातु कहा जाता है इनको, क्षार धातु। इसको क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु, क्या कहते हैं इसको, क्षारीय मृदा धातु, ठीक है। अब इसको क्षारीय मृदा धातु क्यों कहा जाता है भाई, देखो इनकी प्रकृति भी क्षारीय होती है और इनकी प्रकृति भी क्षारीय होती है। अब देखो इनका, देखो एस ब्लॉक का जो फर्स्ट ए वर्ग है इसकी संयोजकता होती है, इसकी संयोजकता होती है X+1, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और इलेक्ट्रॉन त्यागने का मतलब होता है कि उसका क्या हो रहा है,
वो क्षार की भांति व्यवहार करता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का काम कौन करते हैं? अम्ल। और क्षार क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन दान करने का काम। क्योंकि देखो कुछ समझना है ना, तो सबसे पहले ले लिया करो अमोनिया को, NH3। NH3 एक क्षार होता है और इसके पास लोन पेयर होता है, और लोन पेयर ये दान करके क्षार होता है। तो इलेक्ट्रॉन दान करने वाले क्या होते हैं? क्षार। और ऐसे वाई, ये इसके वाई ये होते हैं +2, ये 2 इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, ठीक है, 2। अब मेरी बात समझो, ये जो है ना इनके, ये सब ये क्षारीय मृदा धातु होने का कारण इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जो ऑक्साइड होते हैं, जैसे बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम MgO ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये जो सारे ऑक्साइड हैं, ये जो भूपर्टी होती है ना, मृदा की जो ऊपर की लेयर होती है जिस पर अपन खेती करते हैं, है ना, मकान वकान बनाते हैं, जो ऊपर की लेयर होती है उसे कहते हैं भूपर्टी। ये मृदा भूपर्टी में नॉर्मली पाए जाते हैं मृदा में, है ना, यानी ये ऊपर की भूपर्टी होती है ना उस पर पाए जाते हैं। तो इसके ऑक्साइड किस में पाए जाते हैं? मृदा में पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु। अब इसको क्या कहते हैं? क्षारीय धातु। क्यों? क्योंकि इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। देखो इसके ऑक्साइड भी क्षारीय प्रकृति के होते हैं, इसके ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, पर इसके ऑक्साइड मृदा में मिलते हैं। मृदा यानी EARTH अर्थ, CRUS अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, इसलिए इसे क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। इसके मृदा में नहीं मिलते, इसके तो खदानों में मिलते हैं, खनिज में जहाँ खनिज निकलते हैं उनमें निकलते हैं। तो इसके जो ऑक्साइड हैं वो क्या होते हैं? वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, इसके भी क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है, इतना समझ आ गया। इसमें कितने एलिमेंट हैं टोटल गिनो, देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो एस ब्लॉक के फर्स्ट ए में कितने हैं? 7 एलिमेंट हैं, और इसमें भी कितने हैं? 7 एलिमेंट हैं, ठीक है, दोनों में सेम बात है। इसमें देखो मेरी बात है, हाइड्रोजन क्या होती है? एक गैस होती है। हाइड्रोजन गैस नहीं होती? होती है भाई, है ना। तो इसमें गैस कितनी है? एक। कौन सी? हाइड्रोजन। इसमें गैस कौन सी है? हीलियम। हीलियम भी तो एक गैस है, बिल्कुल, इसमें भी एक गैस है, ठीक है, हीलियम भी। देखो हीलियम कैसी है होती है? हीलियम कभी बॉन्ड नहीं बनाती, क्योंकि हीलियम हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 2 होता है, और इसमें कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1s2 2 पूरा हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो 2 है ना, 2। तो इसका देखो परमाणु क्रमांक तो 2, और भार इसका 4 होता है, 4, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके, 2, और एस कक्षक होता है वो पूरा भरा हुआ होता है, इसलिए ये आदर्श गैस है, बंद नहीं बनाते। तो हीलियम कैसी है? मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का मतलब क्या हो गया? यानी ये इसके एक अणु ही पाया जाता है। डाई एटॉमिक कौन से होते हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये कैसे डाई एटॉमिक होती है ना। जैसे N2 गैस। ट्राई एटॉमिक गैस कौन सी है? ओजोन, O3 गैस ट्राई एटॉमिक गैस है, ठीक है। ट्राई एटॉमिक नहीं थे, पॉली एटॉमिक कहते थे। देखो 1 को अगर एक सिंगल में पाई जाए तो वो है मोनो एटॉमिक। कौन सी होती है? सारी की सारी जो अपनी आइडियल गैसेज होती है ना, आइडियल गैसेज लास्ट वाली 18वें वर्ग वाली, है ना, उनको। लेकिन हीलियम 18वें वर्ग में नहीं है, हीलियम नहीं है, हीलियम दूसरे वर्ग का है, दूसरे वर्ग का है, ठीक है, सेकंड आवर्त वर्ग का, पीरियड का, इसको क्या बोलते हैं? ग्रुप का, सेकंड ग्रुप का, ठीक है। अब देखो इसमें जो ये दोनों तत्व हैं, है ना, ये दोनों तत्व, ये सीजियम और फ्रांसियम, इसमें याद रखना है ये दोनों तत्व लिक्विड में होते हैं। किस में होता है? लिक्विड फॉर्म में होते हैं। याद क्या करना है, इससे क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, पर मतलब याद कर लो, लिक्विड होते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब चाकू से काटी जा सकने वाली धातु होती है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है। इतनी मतलब ठोस होती है, पर बिल्कुल मुलायम ठोस होती है। तो कभी तुमसे पूछे कि चाकू से काटे जा सकने वाली धातु कौन सी है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है। ठोस होती हैं लेकिन मुलायम ठोस होती हैं, ठीक है। अब देखो इनकी बात कर लेते हैं, किनकी? इनकी ये नॉर्मली देखो, मैग्नीशियम का चूर्ण होता है ना, ठोस होती है सब कुछ। इसमें देखो ये लास्ट के जो, देखो हर एक में जो लास्ट का ये होते हैं ना 2, सारे 18 वर्गों में लास्ट के, ये मेरी बात समझो, 18 वर्ग हैं, इनमें देखो ये फ्रांसियम, ये जितने दिख रहे हैं तुम्हें सारे, ये सारे रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं,
क्या होते हैं? सारे रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, सारे के सारे। ठीक है, क्या होते हैं भाई? रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। ठीक है ना? एस ब्लॉक में टोटल एलिमेंट कितने हैं? एस ब्लॉक में देखो 7 इसमें है, 7 इसमें है, 14 एलिमेंट है टोटल। इसमें से गैस कितनी है? 2 गैसेस हैं, एक ये गैस है, एक ये गैस है। 2 गैस हैं, कितनी है? 2 गैस। इसमें क्षारीय एलिमेंट कितने हैं? देखो 6 तो ये और 6 ये, क्योंकि देखो हाइड्रोजन क्षारीय नहीं होती, ना ही हीलियम क्षारीय होती है। तो 12 एटम ही, 12 परमाणु ही क्या है? क्षारीय है। 12 परमाणु ही क्या है? क्षारीय है। इसमें डाई एटॉमिक गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। एक ही डाई एटॉमिक गैस है, एक ही मोनो एटॉमिक गैस है, हीलियम। कौन सी? हीलियम, है ना? रेडियो एक्टिव एलिमेंट कितने हैं? इसमें भी एक फ्रांसियम, इसमें भी एक ये आरे वाला, 2 ही। सॉलिड इसमें कितने हैं? 4। 1 2 3 4, ये दोनों तो लिक्विड है। इसमें कितने हैं सॉलिड? इसमें 6 की 6, ये सारे सॉलिड हैं, ये यहाँ से यहाँ तक के सारे सॉलिड है। ठीक है, इसमें लिक्विड 2 होते हैं, ये एक काम की बात है। सीजियम और फ्रांसियम इस ब्लॉक में लिक्विड अवस्था में पाए जाने वाले एलिमेंट हैं। क्या है? लिक्विड अवस्था में पाई जाने वाली एलिमेंट है। ये तुम्हें बड़ी काम की चीज लगेगी कि सीजियम और फ्रांसियम लिक्विड अवस्था में पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? लिक्विड अवस्था में। ठीक है, अब अपना ये एस ब्लॉक कंप्लीट हो गया। अब अपना पी ब्लॉक की बात कर लेते हैं। चलो, देखो इनमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो तुम्हें याद ही करने हैं। क्या करना है? याद ही। अब देखो पी ब्लॉक, बात कर लेते हैं अपन पी ब्लॉक की। तो कैसे बात करते हैं? पी ब्लॉक। अब देखो पी ब्लॉक में कौन से एलिमेंट आते हैं? ऐसे एलिमेंट जिनमें आने वाला जो अंतिम कोश है वो पी ब्लॉक में आता है। किसमें? पी ब्लॉक में। किसमें? पी। अब देखो अपन जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ते हैं तो क्या होता है? 1s2, फिर 2s2, 2p6। अब पी में स्टार्ट होता है 2 से। किससे? 2 से। देख लो आवर्त सारणी, देख लो पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में देखो यहाँ पी ब्लॉक नहीं है ना? पी ब्लॉक नहीं है कहीं भी। 4 तक 5 तक नहीं है, देखो 1, है ना? और ये रहा हाइड्रोजन, हीलियम 2, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, है ना? और फिर बोरॉन, है ना? अब देखो ये बोरॉन, है ना? ये बोरॉन अब 5 से पी ब्लॉक स्टार्ट होता है। किससे? 5 से, यानी पी ब्लॉक बोरॉन से स्टार्ट होता है। 4 तक तो पी ब्लॉक है ही नहीं, 4 तक तो पी ब्लॉक ही नहीं है, 5 से स्टार्ट हो रहा है। मतलब जो पी ब्लॉक है वो 5 से स्टार्ट हुआ। कहाँ से? जैसे देखो 1s2, 2s2, 2p1, ये बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। किसका? बोरॉन का, 5 का, है ना? तो बोरॉन कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से। कौन से कक्ष उपकोष कोष से स्टार्ट होता है? किस कोष से स्टार्ट होता है बोरॉन? 2 कोष से, दूसरे नंबर के कोष से स्टार्ट होता है ना? क्या पी ब्लॉक किस कोष से स्टार्ट होता है? दूसरे कोष से। एस ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है? पहले कोष से स्टार्ट हो जाता है। किससे? देखो 1s, है ना? और डी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है? डी ब्लॉक है जो तीसरे कोष से स्टार्ट होता है। तीसरे कोष से 3D स्टार्ट होता है। 2D थोड़ी होता है कहीं भी, 2D नहीं होता ना, 3D होता है। ऐसे ही एफ, जो एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक वो किससे स्टार्ट होता है? 4f से। क्या 3f कहीं देखा है तुमने? नहीं, 4f से स्टार्ट होता है। कारण भी है, देखो देखो देखो, फर्स्ट आवर्त, सेकंड आवर्त, थर्ड आवर्त, और देखो थर्ड आवर्त से डी स्टार्ट होता है। इनमें डी है नहीं थर्ड में, लेकिन थर्ड में डी नहीं है, लेकिन डी कक्षक है खाली, खाली। इसलिए तो अपन कहते हैं कि NCl5 नहीं बनता, लेकिन PCl5 बन जाता है। कारण पी के पास रिक्त डी कक्षक है। अब इसमें देखो डी तो आया नहीं अभी, डी के एलिमेंट तो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, पर पी के पास रिक्त डी कक्षक है खाली। इन सब के पास रिक्त डी कक्षक है। किससे? नियॉन से आगे के, यानी 11 से स्टार्ट होने पर रिक्त डी कक्षक स्टार्ट हो जाता है 11 से। क्योंकि थर्ड देखो इसमें होता है 1s, इसमें होता है 2s 2p, है ना? इसमें होता है 3s 3p और 3d। अब 3d इसमें खाली होता है, यहाँ बिल्कुल 3d स्टार्ट होता है यहाँ से, है ना? तो इसमें होता है 3s, 4s 4p और 3d स्टार्ट होता है
यहाँ से, यहाँ तो खाली होता है डी कक्षक, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है, यहाँ से। तो डी कक्षक 3D से स्टार्ट हो जाता है। एफ कक्षक देखो यहाँ स्टार्ट होता है, यहाँ एफ, और यहाँ होता है इसका 4F। अब 4F खाली किस में है, इनमें। 4F खाली किस में, इनमें। इनमें खाली है, इन यहाँ से बनना स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से, यहाँ से। तो देखो इसलिए एफ कक्षक किससे स्टार्ट होगा, 4 कोश से, चौथे कोश से। तो इसलिए ऊपर की पहली लाइन में लिख रखा है कि पी ब्लॉक है ना, जो n बराबर 2 कोश से तो स्टार्ट होता है और 7 पे खत्म हो जाता है, क्योंकि अपनी आवर्त सारणी में सिर्फ 7 ही क्या है, आवर्त। और एक आवर्त क्या है, एक कोश। एक कोश कितना है, एक कोश। तो n बराबर 2 से 7 के बीच में पाई जाएगा पी ब्लॉक। समझ में आई, ये छोटी छोटी बातें मैं तुम्हें अभी सिखा रहा हूँ, बाद में फिर सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इनको, है ना। तो देखो ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश पी कोश में जाए तो उसे पी ब्लॉक का एलिमेंट कहा जाता है। अब पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना, उसमें देखो कौन कौन सी फैमिली है। तो उसमें देखो फैमिली के नाम कैसे लिखेंगे अपन, फैमिली के नाम लिखेंगे बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और फ्लोरीन फैमिली, है ना। और लास्ट में होता है जीरो ग्रुप। इसको क्या कहते हैं, जीरो ग्रुप, मतलब ऐसा ग्रुप जो उसमें आइडियल गैसेस आती हैं। इसको एर्थीन को 18वां ग्रुप कहते हैं, या रोमन संख्या में जीरो ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरो। उसमें मेंडलीव की आवर्त के हिसाब से। तो देखो पहली फैमिली कौन सी है, बोरॉन फैमिली। तो पहली है अपनी बोरॉन, FAMILY। देखो बोरॉन फैमिली, जो अपनी बोरॉन फैमिली है उसको अपन थर्ड ए से लिखते हैं। किससे, थर्ड ए से, ठीक है, थर्ड ए से, ठीक है। बोरॉन फैमिली क्या होती है, थर्ड ए। अब इस बोरॉन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NS2 NP1 से NP1 होता है, ठीक है। इसमें संयोजी कोश कितने होते हैं, बाह्यतम कोश। अब देखो संयोजी क्या उसके अनुसार होता है, बाह्यतम कोश। अब बाह्यतम कोश इसमें क्या है, N। ये N का अधिकतम मान क्या होता है, बाह्यतम कोश। तो इसमें बाह्यतम कोश क्या है, ये। तो इसके में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें 1 2 2 और 1 3। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन है ना। इसकी रेंज, अब देखो इसकी जो रेंज है, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, इसकी रेंज। देखो किसी भी चीज में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जा सकते हैं, वो निर्भर करता है उसकी संयोजकता पर। और संयोजकता क्या होती है, उसमें उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, इन पर, ये इसकी संयोजकता है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखो बोरॉन फैमिली में बोरॉन को ले लो। बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है ना। और अपन को पता है कि हर एक को अपनी क्या अष्टक पूरा करना होता है। अब बोरॉन अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 काम कर सकता है, या तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे दे, है ना, दे दे, तो इसके 3 जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो खत्म हो जाए, है ना, हो जाए। या ये 5 इलेक्ट्रॉन ले ले। 5 इलेक्ट्रॉन अगर ये लेता है तो 3 और 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8। ऐसे भी अष्टक पूरा हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। अब बोरॉन के पास तो टोटली 3 है, तो ये दे नहीं सकता, ये लेने का काम करेगा, बिल्कुल, है ना, है ना, लेने का काम करेगा। अब वो देने का काम कर सकता है और लेने का काम कर सकता है, दोनों काम कर सकते हैं, है ना। अब लेने के लिए बोरॉन के पास जगह ही नहीं है, क्योंकि बोरॉन बहुत छोटा एलिमेंट है, बहुत ऊपर आता है, बहुत पहले आ जाता है। 5 परमाणु क्रमांक इसका क्या है, 5। तो ये देने का काम करता है, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन देता है। कौन से 3, देखो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, 1s2 2s2 2p1। अब इसके देखो अधिकतम बाह्यतम कोश में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी संयोजकता है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन देके ये एक स्थायी विन्यास प्राप्त करेगा। ये हम इसे कहते हैं आदर्श विन्यास। आदर्श विन्यास, आदर्श विन्यास मतलब एक ऐसा विन्यास जो समान हो आदर्श गैसों के, क्योंकि आदर्श गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो सबसे स्थायी होता है, तभी तो आदर्श गैस कभी भी बंध नहीं बनाती है। जो आइडियल गैसेज हैं वो कभी क्या नहीं करती है, बॉन्ड नहीं बनाती है। क्यों नहीं बनाती है, क्योंकि वो स्थायी है और हर परमाणु स्थायित्व की तरफ जाता है।
किसकी तरफ जाता है भाई, स्थायित्व की तरफ जाता है। तो समझ आई। तो अब ये दो काम कर सकता है, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन ले या ये 3 इलेक्ट्रॉन दे। तो इसकी जो रेंज होगी, रेंज वो क्या होगी, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन दे, तो देने का मतलब होता है प्लस चार्ज +3, और लेने का मतलब होता है माइनस चार्ज। तो -5 से 5 टू +3, यानी ये भी तो 5 इलेक्ट्रॉन। अगर कोई देखो फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो F- में लगता है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो Na+ बनता है। देने मतलब +1, लेना मतलब -1। तो इसकी रेंज क्या है, -5 से +3। ठीक है, इसकी रेंज समझ आई बिल्कुल। अब इसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन अवस्था कौन सी है, +3। इसके जो वर्ग के एलिमेंट है बोरॉन परिवार के, वो है ना, जो है बोरॉन परिवार में कौन कौन सा है, बैंगन, आलू, गाजर, इन टी एच इन टीएल ठेला, है ना। ये सारे क्या दिखाते हैं, मोस्टली मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +3। क्या है भाई, +3। ठीक है, +3। और इसके ग्रुप की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ग्रुप की मेन ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या है, ये भी इसकी +3 ग्रुप की मेन ऑक्सीडेशन नंबर है ना। यानी पूरा ग्रुप कितना दिखा रहा है, +3, क्योंकि ये ज़्यादातर देने में विश्वास करते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये हो गया तुम्हारा बोरॉन फैमिली। अब जो अपनी दूसरी फैमिली होती है इसकी, वो है अगली, बोरॉन फैमिली के बाद कार्बन फैमिली। ये कार्बन फैमिली का ग्रुप कौन सा है, 4th A ग्रुप है ना। और इसको 14th ग्रुप में है ये 13वां ग्रुप है, ये 13वां ग्रुप है, ये 14वां ग्रुप है। ये कौन सी है, कार्बन फैमिली, है ना, कार्बन फैमिली। अब देखो कार्बन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इससे एक आगे होगा, इसका 1 है तो इसका 2 हो जाएगा। तो देखो NH2N ये बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूँ, पूरा पूरा नहीं लिख रहा मैं, पूरा नहीं लिख रहा, बिल्कुल बाह्यतम लिख रहा हूँ। अब देखो इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी है, 2 और 2 4। कितने हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन है 4। अब देखो इसको इसको अपने अष्टक पूरा करने के लिए या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तभी तो 4 + 4 कितने होंगे, 8, या 4 - 4 = 0। 0 हो जाएंगे तो लास्ट का बच जाएगा। जैसे कार्बन है, क्या है, कार्बन का 6 परमाणु क्रमांक है, तो 1s2 2s2 2p2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो ये क्या दिखा देगा, ये दिखा देगा 1s2, जो कि हीलियम के समान स्थायी परमाणु क्रमांक है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन क्या क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। हाँ, C+4 कार्बन पर क्या आ जाएगा, +4, है ना। और या ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसके पास 2 और 4 और आ जाए तो 2p6 हो जाएगा। ये किसके समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, नियॉन के समान 10, है ना। नियॉन, क्योंकि हाँ, हर वजन नहरा आता है तो नियॉन ही आती है ना, 10, है ना। तो देखो अब ये क्या दिखाता है, इसकी परास कितनी है, इसकी संयोजकता की परास क्या हो जाएगी, -4 +4। 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब इसमें इसकी ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर, इस ग्रुप में ऑक्सीडेशन नंबर में क्या है, मेनली 4 +4। ठीक है, इसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर भी +4 है। ये भी 4 इलेक्ट्रॉन देने में विश्वास करता है। क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन देने में विश्वास करता है। तो ये ऐसे तुम्हारा ये ग्रुप भी हो गया, है ना। अब आ रहा है अगला ग्रुप, जिसको कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली। क्या है अपनी नाइट्रोजन फैमिली, अब देखो ये है 15th ग्रुप, या फिर इसको लिखते हैं 5th A। क्या लिखते हैं, 5th A। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली, इसको एक और कहते हैं निकोजन फैमिली। PNI, P साइलेंट है, निकोजन फैमिली क्यों कहा जाता है? निकोजन, देखो नाम से जो निको और जन का मतलब होता है बनाने वाला, और निको क्या होते हैं,
और निको का मतलब होता है जहर, है ना, जहर बनाने वाला। जहर मतलब इसकी जो गैसें होती है ना वो दम घोटू होती है और इनका यूज फर्टिलाइजर उद्योग में किया जाता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, निकोजन फैमिली होते हैं। जैसे साइनाइड NC, ये नाइट्रोजन से ही तो बनता है, तो ये एक जहर है ना, तो ये जहर बनाने में काम आने वाले हैं, इसलिए इनको है ना ये याद रख लेना, है ना। दम घोटू गैस होती है, सफोकेटिंग गैस। तो इसका भाई तुमको उसका इलेक्ट्रॉन में NH2NP3। अब देखो 3 है ना, तो इसमें इस संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, अब ये तो सीख गए ना पर 5 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये देखो इसकी रेंज कितनी होगी, ये या तो 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और या ये 5 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। अब 5 इलेक्ट्रॉन त्यागना बहुत मुश्किल का काम हो जाता है। क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या होता है, बहुत मुश्किल का काम हो जाता है ना। 5 इलेक्ट्रॉन त्यागना बहुत मुश्किल का काम हो जाता है भाई। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बजाय लेने में ज़्यादा विश्वास करता है। तो इसकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन, यानी मोस्ट स्टेबल नहीं, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसकी, इसकी वो है -3, -3, है ना। अब +5, +5 क्या है, इसकी ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर है, मतलब जो हाईएस्ट होती है ना, हाईएस्ट उसको कहते हैं +5। इसमें देखो कार्बन फैमिली में +4 थी और बोरॉन फैमिली में +3 थी, मतलब जो हाईएस्ट होती है ना प्लस में, उसको कहते हैं ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर। कितनी होती है, +5। इसको लिख लेना कि जो ग्रुप है उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ही उसकी ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर होती है, ठीक है। और अगला फिर अपनी अगली फैमिली है अपनी 16th ग्रुप, जिसको 6th A भी कहते हैं, है ना, 6th A भी कहते हैं। ये है अपनी ऑक्सीजन फैमिली। क्या है, ऑक्सी ऑक्सीजन फैमिली। इसको अपन एक और भी कहते हैं चालकोजन फैमिली, है ना। क्या कहते हैं, चालकोजन फैमिली, क्योंकि देखो ये अयस्क के निर्माण में आम काम आता है। जैसे ऑक्साइड, ऑक्साइड, है ना, ऑक्सीजन परिवार में देखो ओल्ड सन से, तो ये ऑक्साइड, ये सल्फाइड, सल्फाइड, तो ये ऑक्साइड सल्फाइड क्या होते हैं, अयस्क होते हैं। तो ये अयस्क निर्माण में काम आती है, अयस्क निर्माण में काम आती है, इसलिए इस फैमिली को क्या कहते हैं, चालकोजन फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, चालकोजन। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, NH2NP4। और इसका इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 4 6। अब इसकी रेंज क्या होगी, -2 से कितनी हो जाएगी, +6। ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर अधिकतम +6 ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। इसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर होती है -2। कितनी होती है, -2, कितनी होती है, -2, ठीक है। इसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है भाई, -2 होती है, ठीक है। मोस्ट कॉमन मतलब उस परिवार की जो ज़्यादातर एलिमेंट है वो कौन सी ऑक्सीडेशन अवस्था दिखाते हैं, वो है उसकी मोस्ट कॉमन। देखो अपना अगला 17th ग्रुप है, या इसे कहते हैं 7th A। देखो 17th ग्रुप है ना, इसको कहते हैं अपन 7th A। 7th, इसको 7th A नहीं कहते हैं शायद, इसको तो हाँ 7th A ही कहते हैं, और मैंने गलत लिख रखा है 8th। 8th A नहीं कहते हैं इसे, 7th मैंने से 8th कर रखा है ना, उसको तुम 7th करने है। 7th A कहते हैं इस ग्रुप को। इसकी फैमिली का नाम है हेलोजन परिवार, हेलोजन फैमिली। ये भी देखो इसका नाम भी हेलो, हेलो का मतलब क्या होता है यार, हेलो का मतलब कुछ होता है, इसलिए इसको देखो मेरे को याद नहीं, पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया था सर ने। मैं ऑर्गेनिक में बताऊंगा तुम्हें कि हेलोजन फैमिली से क्यों कहते हैं, है ना। हेलोजन मतलब एसिड निर्माण, शायद HCl HBr HI ये सब एसिड है ना, इसलिए इसे शायद एसिड निर्माण वाली फैमिली भी कहते हैं, यानी अम्ल निर्माण वाली, शायद कुछ ऐसा ही है, मुझे याद नहीं आ रहा, है ना। तो देखो इसका क्या है, NH2NP5। अब इसमें देखो क्या है, इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी रेंज कितनी है, -1 से +7 तक। और इसका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1, क्योंकि ये जो ये फिर कल बाहर I80 ये सब क्या दिखाते हैं, -1 दिखाती हैं ज़्यादातर। तो इसकी मोस्ट कॉमन क्या है, -1। और ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर अधिकतम +7। ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, अधिकतम +7, ठीक है। अब देखो ये 18वां है अपना, 18वां वर्ग है अपना, ये है अपना 18th ग्रुप, जिसे जीरो ग्रुप भी कहते हैं, जीरो ग्रुप। अब ये ग्रुप में क्या है, NH2NP6, ये इसका अधिकतम आ गया,
क्या आ गया अधिकतम, मतलब इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8। अब 8 है तो अष्टक पूरा है, तो ये क्या दिखाता है, ये ऑक्सीडेशन मतलब ये रेंज करता ही नहीं है, वो निर्माण करता ही नहीं है। पर इसकी रेंज कितनी होगी, 0 से 0 to +8 तक जा सकती है इसकी रेंज, 0 से +8 तक, है ना। ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर अधिकतम +8 अधिकतम, है ना। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0। क्यों, क्योंकि ये भाई काम ही नहीं करते हैं, वो बंद बनाते ही नहीं है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से आएगी। हाँ ठीक है। ठीक है, बिल्कुल अब समझ आ चुके हैं ना अपने बातें। अब देखो एक बार अपन पूरा पी ब्लॉक लिख लें, पी ब्लॉक लिख लें अपन, है ना। एक बार पूरा पी ब्लॉक लिख लें तो देखो पी ब्लॉक में देखो पहला है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और Tl, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। अगला देखो काशी गए शंकर प्रभु, है ना। अगला कौन सा है अपना, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रिया, सब बिकारी और मक्कार, है ना। उनको नहीं लिखना है अपन को, सब बिकारी मक्कार नीचे को नहीं लिखना है। ये नीचे वाले हैं ना, वो तो सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जो काम की नहीं है उनको नहीं लिखते हैं ना। और फिर है ओल्ड सन से टीपो लवी, है ना, टीपो एलवी आता है, वो नहीं लिखना है। फिर कल बाहर आई आंटी, है ना। फिर हरभजन नेहरा, है ना, आगर कर और 0 और रन पर आउट, है ना, है ना, 0 रन पर आउट। अब देखो, अरे सॉरी, ये हीलियम तो ऊपर आएगा ना, हीलियम ये ऊपर आएगा, है ना। और फिर आएगा हीलियम, हीलियम ऊपर आएगा, फिर आएगा हरभजन नेहरा, आगर कर 0, है ना, 0 और रन पर आउट, ओटी नीचे आ जाएगा आउट वाला, है ना। तो ये थोड़ा, है ना। देखो अब इसमें क्या है, ये तो है हमारा 3rd ए, ये है 4th ए, ये है अपना 5th ए, है ना, ये है अपना 6th ए, ये है अपना 7th ए, और ये है अपना 0। और उनको लिखा तो 13वां वर्ग, 14वां वर्ग, 15वां वर्ग, 16वां वर्ग, 17वां वर्ग, 18वां वर्ग, अपनी मौजले के अनुसार, है ना। तो अब देखो इसमें जो ये तत्व हैं, इनमें इनकी खासियतें समझ लें अपन। तो इनमें गैसेस कौन कौन सी हैं, तो देखो गैस तुम्हें 3 ही दिख रही है, 3-4 गैसें ही दिख रही है। देखो हीलियम को काउंट नहीं करना है, हीलियम तो अपना एस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का है, तो इसको काउंट नहीं करना है ना। तो देखो गैसेस देख लो, ये रही तुम्हारी गैस, ये रही तुम्हारी गैस, ये रही ब्रोमीन, तो वाटर होता है, मैंने तुम्हें बताया था ब्रोमीन वाटर होती है। ये तो तुम्हारी क्या है, गैसेस। ये 3 तुम्हारी क्या है, गैसेज है। कैसी गैस है ये तीनों, देखो ऑक्सीजन मिलता है O2 में, फ्लोरीन मिलता है F2 में, क्लोरीन मिलता है Cl2 में, डाई एटॉमिक गैसेज है, गैसेज है। और ये जो सारी गैसें हैं तुम्हारी मोनो एटॉमिक है। कौन सी है, मोनो एटॉमिक गैसेस है। कैसी है भाई, मोनो एटॉमिक गैसेस है। ब्रोमीन कैसा होता है अपना लिक्विड, कैसा होता है, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर का लिक्विड होता है। ये कैसा होता है, आइलेट ब्लू, आइलेट ब्लू कलर का होता है। ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। अब देखो इसमें से देखो एक लाइन खींचो, यहाँ से ऐसे खींची, है ना, फिर ऐसे खींची, है ना, एक पे लेके गए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, 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 एक एक स्टेप लेके चलो, एक ऐसे, 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 एक एक स्टेप लेके चलूंगा ना, तो ये जो चीज बन रही है तुम्हारी, ये सारे के सारे क्या हैं, ये उपधातु है तुम्हारे, उपधातु। ये सारे उपधातु है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, ये उपधातु हैं। ये सारी क्या है, ये जो बनी है, ये क्या है, ये सब तुम्हारे धातु हैं, धातु। और ये क्या है इसमें, ये जो ऊपर का बचा हुआ है, ये पूरा मामला ये अधातु है,
ए धातु बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? ए धातु। ए धातु जिनमें गैसेस कौन सी हैं? 3 गैसेस हैं। इस पूरे पी ब्लॉक में टोटल कितनी गैसेस हैं बताओ? टोटल कितनी गैसेस है? तो देखो 1 2 3 तो ये, और 1 2 3 4 5, 5 है ना, 5 गैसें हैं। कितनी है भाई? सारी कितनी है? 5 गैसें हैं। कितनी है भाई? 5 गैसें। अब देखो ब्रोमीन होता है अपना, वो क्या है? लिक्विड है। LiQUID है एक अकेला, प्लस ए धातु भी है। लिक्विड ए धातु है, ब्रोमीन अकेला लिक्विड है इस पूरे पी ब्लॉक में। क्या है? पूरा पी ब्लॉक में लिक्विड। और वर्ग 17, ये खास वर्ग है, 17वां वर्ग। इस खास वर्ग की खासियत क्या है? इसमें देखो गैस भी मिल रही है, लिक्विड भी मिल रहा है, और सॉलिड भी मिल रहा है। आयोडीन AT वाले क्या मिल रहे हैं? सॉलिड भी मिल रहा है। ठीक है, ये दोनों क्या है? सॉलिड भी है। तो इस वर्ग की तो खासियत है ये, इस वर्ग की तो खासियत है ये। इसमें पी ब्लॉक में देखो तुम्हें गैस भी मिल रही है, लिक्विड भी मिल रहा है, सॉलिड मिल रहा है, लेकिन लेकिन देखो है ना, और देखो वर्ग 14 में सिर्फ कार्बन एक क्या है? यह कार्बन एक अधातु है। सिर्फ वर्ग 14 में कार्बन अधातु है। इसमें सिर्फ बोरॉन अधातु है। बाकी बाकी इसमें तो देखो वर्ग 13 में देखो बोरॉन अधातु है, बाकी सब क्या है? धातु है। इसमें कार्बन अधातु है, उपधातु अधातु तीनों है। ठीक है। और वर्ग 17 में देखो, वर्ग 17 में सारी की सारी ए धातु है, बस एक उपधातु है। क्या है? एक उपधातु है। तो ये इसमें खासियत है। और वर्ग 17 में कोई भी धातु नहीं पाई जा रही। धातु सिर्फ किसमें है? 13वां वर्ग, 14वां वर्ग और 15वां वर्ग, है ना, इनमें धातुएं हैं। तो तुम्हारी ये समझ आ रही है ना? और एक तुम्हें याद रखना है कि जो ये रियोन होता है ना, रियोन, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्या है? रेडियो एक्टिव। ठीक है। अब जो गैलियम की बात कर लेते हैं, है ना, इस इनमें दोनों में क्या ट्रांजिशन इफेक्ट लगता है वो अपन बाद में पढ़ेंगे। क्या लगता है? संक्रमण प्रभाव पड़ता है, वो याद रखना है तुम्हें, बाद में पढ़ेंगे। लेकिन एक बात बता दूं, जो गैलियम होता है ना, गैलियम 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 ये भी लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, लेकिन एट 29 डिग्री सेल्सियस, है ना। और रूम टेम्परेचर जो अपन कंसीडर करते हैं वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस। इसलिए ये 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर ताप पर ही लिक्विड अवस्था में होता है गैलियम। इसलिए इसे लिक्विड नहीं, सॉलिड माना जाता है, सॉलिड माना जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि गर्मियों की अवस्थाओं में गैलियम कैसा धातु होगा, तो गैलियम एक लिक्विड धातु होगा गर्मियों में। ठीक है, ये बातें तुम्हें याद रखनी है। ठीक है, छोटी छोटी बातें, ये देखो 1-2 बार पढ़ोगे ना तुम, तो अपने आप याद हो जाएंगी सारी की सारी। क्या हो जाएंगी? अपने आप याद हो जाएंगी सारी की सारी। चलो आज के लिए इतना ही। एक डी ब्लॉक, तो देखो डी ब्लॉक आ गया अपना। अब डी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है? डी ब्लॉक स्टार्ट होता है तुम्हारा यहाँ से, यहाँ से कहाँ से? 21वें एलिमेंट से। किससे? 21वें, यह है स्कैंडियम एलिमेंट से। किससे? स्कैंडियम एलिमेंट से तुम्हारा डी ब्लॉक स्टार्ट होता है। तो डी ब्लॉक होता है ना, ये डी और एफ, इनमें संक्रमण धातुएं और अंतः संक्रमण धातुएं आती हैं। यानी इसमें एक कक्षा का अंदर इलेक्ट्रॉन का विन्यास भरा जाता है, तो वो अपन देखेंगे, है ना। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लें डी ब्लॉक भी, थोड़ा सा देख लें और काम आ जाएगा अपना, है ना। डी ब्लॉक, फिर ये ब्लॉक्स भी पढ़ लेंगे ना अपन, जब अपना बहुत मतलब बहुत टाइम लग जाएगा, फिर 1-2 दिन में ही खत्म हो जाएगी अपना, है ना। ये ब्लॉक्स में टाइम लगेगा यार थोड़ा सा समझने में, और मैं नहीं चाहता कि मैं आवर्त सारणी को जल्दी जल्दी पढ़ा के कंप्लीट करूँ। मैं चाहता हूँ धीरे धीरे सीखो तुम आवर्त सारणी, है ना। तो देखो अब आवर्त सारणी में डी ब्लॉक बचा अपना, डी ब्लॉक। ये जो छोटी छोटी बातें बताई ना, ये तुम्हें याद ही करनी है, रट्टा मार याद है, सीधी बातें हैं। तो डी ब्लॉक, जो डी ब्लॉक होता है ना, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? देखो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से पहले मैं तुम्हें कुछ बातें बता देता हूँ। जो होता ये है, होता क्या है कि जो ऊर्जा का जो क्रम होता है ना, ऊर्जा का जो ऑर्डर होता है, वो ऑर्डर में एस की, ऊर्जा का ऑर्डर में एस पी, है ना, है ना, और डी और एफ, ये सिस्टम होता है। अगर कोश नियत हो ना, तो ऊर्जा का क्रम ये होता है। ठीक है,
है ना। तो अब मेरी एक बात समझो, ये वाला ऊर्जा का क्रम होता है, सबसे कम ऊर्जा होती है इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। अब मेरी बात समझो, देखो अपन को पता है डी ब्लॉक में n-1 डी कक्षक भरे जाते हैं, है ना, भरे जाते हैं, ये अपन को पता है, पता है भाई अपन को, है ना, अच्छे से पता है, ठीक है ना, पता है अपन को। अब ये होता क्यों है, ये अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब देखो मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ, पहले तो जो जो पता है ना अपन को वो देख लेते हैं। देखो वो जो पता है उसके देखने के हिसाब से जो डी ब्लॉक होता है अपना, डी ब्लॉक, ये एक ऐसा विशेष ब्लॉक है जिसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है n-1 डी, है ना, n-1 डी कक्षक, जिसमें डी की वैल्यू होती है 1 से लेकर 10 तक, है ना, और एक होता है ns जिसकी वैल्यू होती है 1 से 2। ये इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। कैसे, अब मैं तुम्हें स्कैंडियम का लिख के बता देता हूँ। पहले स्कैंडियम 21 ठीक है, तो देखो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। क्या होता है ये, डी में एक इलेक्ट्रॉन जाता है, लेकिन उससे पहले 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं एफ कक्षक में। किस में जाते हैं, एफ कक्षक में, वो एस कक्षक में, सॉरी, किस में जाते हैं, एस कक्षक में, ठीक है। तो देखो इसमें कितने कोश हैं टोटल, 1 कोश, 2 कोश, 3 कोश, 4 कोश, और ये तीसरे का ये है ना, 4 कोश हैं। इसमें जो अधिकतम इसके जो संयोजी कोश है, इसका संयोजी कोश इसके देखो 4s भी है और 3d भी है, ये दोनों इसके क्या है, संयोजी कोश। तो देखो संयोजी इलेक्ट्रॉन की परास पूछी जाए तुम्हारी, है ना, तो देखो अब मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ। बात ये है कि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो ये सही है, लेकिन कभी कभी ये सही नहीं होता है। असली इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, असली इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है -1 डी 1 से 10 एन एस 0 से 2। कारण क्या है, कारण मैं तुम्हें बताऊंगा, इसका कारण मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऐसा मैंने क्यों लिखा है। ऐसा लिखने की वजह है कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे एक सारणी बनाई जाए, है ना, सारणी बनाई जाए तो साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फे को नी, है ना, क्यों जान गवाई, ठीक है। तो देखो 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ठीक है। अब देखो अपन को पता है कि 3d1 होता है, ठीक है, तो 3d1 यहाँ से आएगा इसका, है ना, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा 3d2 जाएगा, अगले में एक इलेक्ट्रॉन अधिक बढ़ता जाए तो ये s तो पूरा है तो d में ही जाएगा, फिर जाएगा 3d3 3d4। अब देखो ये क्रोमियम पे स्टार लगा दो, क्रोमियम और क्रोमियम के नीचे और नीचे का नीचे, तीन ही तो है इसके, तीनों में स्टार लगा लो, 4 से नहीं है ना, तो इनमें स्टार लगा लो। अब इसमें स्टार क्यों लगा दिया भैया, अब देखो इसमें 3d4 होना चाहिए होने को तो, है ना, 3d4, लेकिन देखो यहाँ आ जाता है कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट भैया ये है कि पूर्ण पूरित और अर्धपूरित जो विन्यास होता है, विन्यास वो ज्यादा स्थायी होता है मुकाबले अन्य विन्यासों के। जैसे इसका विन्यास कितना है, इसका वेनेडियम का विन्यास है, इसका वी का विन्यास क्या है, देखो देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें इनके सारे भरे हुए हैं, है ना, भरे हुए हैं, और ये इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, कोई
कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल सही है। इसका 23 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो परमाणु क्रमांक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्रोमियम की जब बात आती है, जब अपन लिखते हैं तो 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s और 3d। मैंने तुम्हें ऊर्जा का क्रम बताया, ये वाला क्रम, तो ऊर्जा का क्रम क्या था, एस पी डी एफ। अगर ये ऊर्जा का क्रम है, अगर कोश समान हो तो क्या हो, कोश समान। अब देखो सीधी सी बात, एक बात बताता हूँ मैं तुम्हें, यहाँ पर 4s और 3d की जो कक्षाओं की जो ऊर्जाएं हैं, मैंने तुम्हें पहले ही बताया, इनकी ऊर्जाएं लगभग बराबर है, ऊर्जाएं लगभग बराबर है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है इनकी ऊर्जाओं में। तो जो इलेक्ट्रॉन, अब इनकी ऊर्जाओं में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, इनकी ऊर्जाएं ज़्यादा अंतर नहीं है ना, तो इनकी ऊर्जाओं में ज़्यादा अंतर नहीं है ना, इस कारण से ये 4s और 3d के इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास होते हैं। अब एक बात बताओ, यहाँ तुम 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे, यहाँ तुम 4 भर रहे हो, है ना, यहाँ तुम 4 भर रहे हो, तो देखो d को अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये अर्धपूरित विन्यास में आ जाएगा, क्योंकि डी का अधिकतम होता है 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और आधा कितना हो गया, 5। तो अर्धपूरित विन्यास पाने के लिए ये 1 है ना, ये 1 और ये 5 पे चला जाता है, किस पे, 5 पे। तो इसका अर्धपूरित विन्यास पूर्ण हो जाता है, इस कारण ये इसमें चला जाता है। तो ठीक है, तो अब इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसमें 3d5 होता है, इसका ना 3d5, इसका फिर इसका भी 3d5 होगा, क्योंकि इसका तो वैसे 3d5 होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, फिर यहाँ 5, ये हो जाएगा मैग्नीज का। फिर इसका 3d6 होता है, इसका 3d7 होता है, इसका 3d8 नहीं होता है ना, इसका क्या होता है, इसका निकोजन का क्या होता है, 3d8, है ना, 3d8 होता है, पर इसका 3d8 नहीं होता, इसका 3d8 न हो, 3d8 न और 3d9 नहीं होता, 9 की जगह इसका होता है 3d10, 1 इलेक्ट्रॉन ये भी ले लेता है इससे, और इसका भी 3d10 होता है। तो ये सिस्टम होता है 1 में। लेकिन जो ये निकल है ना, इसके नीचे के ये पैलेडियम और प्लेटिनियम, ये और गड़बड़ कर देते हैं। ये क्या कर देते हैं, ये 3d8 रख रहा है ना, 3d7 से 7, ये 3d5, 3d6, ये 3d5, 3d5, है ना, तो ये 3d8 नहीं रखता है ये पैलेडियम, ये 3d10 रखता है। और जो 2 भरे जाने चाहिए, किसमें, 2 भरे जाने चाहिए थे एस में, उन 2 को इधर ले लेता है ये है ना, जो इसके नीचे वो पैलेडियम और प्लेटिनियम, ये क्या करते हैं, पैलेडियम प्लेटिनियम इन 2 इलेक्ट्रॉनों को डी में ले जाते हैं, 3d8 की जगह +2 करके 3d10 बना देते हैं, और 4s में 0 भर देते हैं, क्या भर देते हैं, 0 रखते हैं, ताकि अधिक स्थायी विन्यास प्राप्त हो जाए। ये सारे ऐसे ही करते हैं, एक निकल नहीं कर पाता है, निकल की साइज कम होती है ना, इस वजह से नहीं कर पाता है, इनकी साइज बड़ी होती है, इसलिए ये कर पाते हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये कर पाते हैं, तो इस कारण यहाँ सर ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d1s 0 से 2 रखा है, 0 से 2 क्या रखा है, 0 से 2 इसलिए रखा है, ये ज़्यादा सही इसलिए है क्योंकि अपवाद पैलेडियम 3ds 5s2 नहीं रखता है, ये 5s 0 रखता है, 4d10 रखता है, 4d10, है ना। 3D श्रेणी तो ये रही यार, नीचे की देखो ये 3D श्रेणी है, फिर साइंस ये हफ्ता से 4D आ जाएगी, जिसमें पैलेडियम आता है, फिर अगली 5D आती है ना, ऐसे आता है, फिर अगली 6D। तो इसलिए इनको ये काम होता है। तो तुम्हें अर्धपूरित और पूर्ण पूरित विन्यासों का स्थायित्व समझ आया, बिल्कुल। अब देखो डी ब्लॉक के तत्व के लिए उपांत्य इलेक्ट्रॉन तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन की परास बताइए। देखो डी ब्लॉक का जो एलिमेंट होता है, उसमें देखो संयोजी कोश की परास तो क्या है, 1 से 2, 1 से 2 नहीं, 0 से 2, 0 से 2, किससे, 0 से 2। और उपांत्य इलेक्ट्रॉन की परास कितनी है, उपांत्य इलेक्ट्रॉन, अब देखो इसमें उपांत्य इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये है, ये 3s। उपांत्य कोश पूछा है इसने, देखो इसने कोश बोला है क्वेश्चन में, है ना, कोश। अब उपांत्य इलेक्ट्रॉन, तो उपांत्य इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, उपांत्य कौन सा होता है, एक कोश अंदर, एक कोश अंदर। तो देखो इसमें एक कोश अंदर क्या है, 4s से एक कोश अंदर 3d है। अब 3d में अधिकतम कम से कम कितना आ रहा है, देखो साइंस में 3d में देखो 6 6 और 2 8, है ना, 8, 3s2 3p6 और 3d 9। डी ब्लॉक स्टार्ट होने के लिए
उपांत्य कोश में 9 इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए, 9 तो है ही 3D में। देखो ये भी तो एक ही कोश का है, ये उपांत्य कोश के इलेक्ट्रॉन ही तो हैं ये उपांत्य कोश। अब तुम कहोगे कि सर डी में तो एक ही आ रहा है, डी में तो एक ही। अबे डी डी एक उपकोश है, उपकोश है डी, कोश नहीं है। बात कोश की होती है, यही तो कॉन्सेप्ट है, यही तो समझने की बात है। तो उपांत्य इलेक्ट्रॉन की क्लास 9 से 18 होगी, कि ना कि 1 से 10। 1 से 10 नहीं, 9 से 18, क्योंकि ये 8 तो पहले से ही भरे हुए हैं ना 3D में, 3 कक्षक में, तीसरे के नंबर के में। तो बात समझ आई। यदि कोश नियत हो तो देखो, यदि कोश नियत है तो A1 2 3 ये इनकी ऊर्जाओं का क्रम होता है, SPDF या डी ब्लॉक की ऊर्जा। देखो N-1 S1, हाँ N-1 S2 P6, ये इन्होंने ये लिखा है ना, ये मैंने तुम्हें यहाँ सिखा दिया कि देखो इसमें देखो ये स्कैंडियम का लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, ये स्कैंडियम का है Sc। अब इसकी परास देखो कहाँ से स्टार्ट हुई, 3 से। अब इसमें 3 में देखो ये क्या है, उपांत्य कोश, ये 4। देखो n कोश क्या है, संयोजी कोश, संयोजी कोश है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। अब तो इसमें 2, अब परास कितनी है, 0 से 2, क्योंकि 0 से 2 जा सकता है। देखो 0 इसमें गया है ना, इसमें 0 गया है, एस कक्षक में 0 गया है, तो 0 से 2। डी ब्लॉक के संयोजी इलेक्ट्रॉन की परास कितनी है, 0 से 2। अब देखो, अब इसके उपांत्य कोश, उपांत्य इलेक्ट्रॉन, उपांत्य इलेक्ट्रॉन किसके होंगे, उपांत्य कोश के। उपांत्य कोश, और उपांत्य कोश कौन सा होता है, N-1 कोश होता है। अब इसमें N-1 कौन कौन से कोश है, N-1 है, एक तो एस कक्षक है, और एक पी कक्षक है, और एक डी कक्षक है। तो इसने यही तो लिखा है यहाँ, उपांत्य कोश में एस है, पी है और डी है, जिसमें एस पे कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फिक्स हैं, पी पे 6 इलेक्ट्रॉन फिक्स है, और डी पर 1 से 10 इलेक्ट्रॉन फिक्स हैं। तो यही तो लिखा है इन्होंने कि N-1 उपांत्य कोश में एस पे 2 है, पी पे 6 है, और डी पे 1 से लेके 10 तक हो सकते हैं। स्कैंडियम से लेके साइंस टीचर विनीता कुमारी मनफे कोनी क्यों जान जेडन तक, है ना, जेडन से 9 से 18। और इसमें एन 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 जो संयोजक कोश है उसके 0 से 2 तक की परास हो सकती है। बिल्कुल समझ आया। अब देखो डी ब्लॉक की धातुओं को संक्रमण धातु कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसके एस व पी दोनों ब्लॉक के बीच में आता है कौन सा, डी ब्लॉक। देखो यह दोनों ब्लॉकों के संक्रमण धातु क्यों कहा जाता है, संक्रमण का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो यह जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक कहाँ आता है, डी ब्लॉक आता है यहाँ पर, और ये इससे और इससे इन दोनों ब्लॉक के बीच में आता है, इन दोनों के। अगर इससे इधर जाना है अपन को, देखो इस लाइन में, इस लाइन में अपन को एस ब्लॉक से पी ब्लॉक जाना है, तो डी ब्लॉक को क्रॉस करना ही पड़ेगा, इसलिए इसे संक्रमण तत्व कहा जाता है। लेकिन इस लाइन में अगर अपन को एस से जाना है, तो देखो एस गए, फिर पी डी का आया, फिर डी के अंदर एफ का आ गया, तो इसलिए इसको एफ को कहा जाता है अंतः संक्रमण। क्या कहा जाता है, अंतः, ये संक्रमण, ये अंतः संक्रमण। यानी डी में गए, जाने के बाद फिर एक बार एफ में जाओ, फिर वापस डी में आओ, फिर आके तुम पी में जाओगे, तो इसलिए इसे कहा जाता है अंतः संक्रमण, इसे कहा जाता है संक्रमण तत्व। ये भी तुम्हें समझ आ चुका होगा, है ना। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और डी ब्लॉक के अंदर एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक हो गया अंतः संक्रमण। डी ब्लॉक की ऐसी धातु है जिनकी मूल अवस्था आयनिक अवस्था में होती है, डी विन्यास अपूर्ण हो संक्रमण धातु कहलाती है। ठीक है, ये आयनिक अवस्था, आयनिक के मतलब होता है आयंस की, ये कल बताऊंगा मैं तुम्हें, है ना। और ये तुम्हें मैंने सिखाई दिया, और ये तुम्हें परमाणु क्रमांक बनना भी कल सिखाऊंगा, आज के लिए बहुत है।